बच्चों नमस्कार। मैं अनुपमा आज लेकर आई हूँ क्लास 8 के विज्ञान के 14वें पाठ ध्वनि साउंड के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। आवृत्ति का मात्रक है मीटर, सेकंड, हर्ट्ज या मीटर प्रति सेकंड। तो हर्ट्ज। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो सही उत्तर होगा ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इनमें किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की, पुरुष की? तो छोटी बच्ची की आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसी की आवाज सबसे तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन के सामने राइट पर निशान लगाइए। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। तो यह गलत है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, नहीं, आयाम अधिक होगा तो ध्वनि प्रबल होती है। और यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब कि आयाम को अगर हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो उसकी प्रबलता 4 गुनी बढ़ेगी। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, यह सही है। ध्वनि को संचरित होने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो नहीं, आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही कम होगा। अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, नहीं, शोर कहते हैं। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, यह सही है। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, यह भी सही है। कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो जी हाँ बच्चों, यह जो विस्थापन है इसे आयाम कहा जाता है। तो यह भी सही होगा। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्टील की थाली जमीन पर गिर करके हिलती है तभी आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही थाली का हिलना मतलब कंपन करना बंद हो जाता है तो उसकी ध्वनि आवाज भी बंद हो जाती है। आयाम का मात्रक मीटर होता है। किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। एक कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपन करता है। इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल है कि कंपन पूरा करने में लगा समय बटा कंपनों की संख्या। तो यहाँ 50 कंपन पूरा करने में लगा समय है 5 सेकेंड और कंपनों की संख्या थी 50। तो भाग जब हम लोग देंगे तो 0.1 सेकेंड, यह इसका आवर्तकाल आएगा। अब हम लोग आवृत्ति निकालते हैं। तो आवृत्ति बराबर होता है कंपनों की संख्या बटा कंपनों में लगा समय। तो कंपनों की संख्या 50 थी, समय लग रहा था 5 सेकेंड, तो आवृत्ति हो गई 10 हर्ट्ज। एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकेंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। 400 कंपन करने में लगा समय 1 सेकेंड। तो एक कंपन करने में लगा समय 1/400 सेकेंड।
तो आवर्त काल हो जाएगा 0.0025 सेकेंड। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? अप्रिय या अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर कहलाती है, और प्रिय या सुस्वर ध्वनि जिसे सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है संगीत कहलाती है। तो यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज में सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है, जैसा कि जब डिस्को में या शादी के दौरान बहुत तेज संगीत बजाया जाता है तो वह हमें शोर लगता है। मानव या वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मानव का वाक्य यंत्र जो कि श्वास नली के ऊपर होता है, इसे कंठ कहते हैं। या इसमें 2 वाक तंतु होते हैं जिनके बीच में झिर्री होती है, और जब फेफड़ों द्वारा बलपूर्वक इन झिर्री के द्वारा हवा निकाली जाती है तो ये वाक तंतु कंपित होते हैं और इनके कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र के कार्य करने की विधि। मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है जो कि श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तने हुए होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं, और जब वाक तंतु तने होते हैं या जब ढीले होते हैं तो दोनों स्थितियों में अलग अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं। वाहनों की ध्वनियां जैसे कार, मोटर, ट्रक, ट्रेन, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, इन सब की आवाजें। लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज, रेडियो और टेलीविजन की ऊंची आवाज, कूलर और वातानुकूलक मतलब एसी की आवाज, उद्योग धंधों में लगी मशीनों की आवाज, पटाखे और विस्फोट, निर्माण कार्य और रक्षा उपकरण, बैंड, ढोल और वाद्य यंत्रों की आवाज या डीजे की आवाज। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक प्रयोग द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग बोतल के निचले हिस्से को काट कर अलग कर लेंगे और वहां पर एक चकती लगा देंगे। तो जब यह बोतल खुली रहती है तो हमें घंटी की आवाज सुनाई देती है, और जब हम इसे कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं और वायु चूषक यंत्र की सहायता से इसके अंदर की सारी हवा निकाल देते हैं तो हमें घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती है। एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए और बोतल के निचले आधे भाग को काटकर हटा दीजिए। अब बोतल में एक मोबाइल एक चकती पर रख दीजिए और उसे बोतल के ऊपरी भाग से ढक दीजिए। चकती एवं बोतल के कोर के बीच में मोम लगा दीजिए ताकि वायु बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ जा सके। अपने मित्र से इस मोबाइल पर किसी दूसरे फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। मोबाइल की घंटी की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अब बोतल के मुंह में निकास नली युक्त एक कॉर्क लगा दीजिए और निकास नली द्वारा वायु चूषक पंप के माध्यम से बोतल के अंदर की वायु धीरे धीरे निकालिए। ऐसा करने पर मोबाइल की घंटी की ध्वनि धीरे धीरे धीमी हो जाती है। जैसे जैसे वायु निकलने लगती है तो आवाज जो है वह धीमी होती चली जाती है, और जब बोतल से हवा लगभग निकल जाती है तो मोबाइल की घंटी की आवाज और सुनाई नहीं पड़ती है। अब जब हम कॉर्क हटा देंगे तो मोबाइल की घंटी फिर से सुनाई पड़ने लगती है। तो इसका कारण है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब हम बोतल से पूरी तरह से वायु निकाल दे सकते हैं तो यह कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात हो गया और ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए और उनके मात्रक लिखिए। तो
तो कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर है। कंपन करती वस्तु को एक पूरा कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं और इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। कंपन करती वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितनी बार इस तरह से कंपन कर रही है यही आवृत्ति कहलाती है और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, तो आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर और हमसे एक समान दूरी पर ही घटित होती है, लेकिन फिर भी हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आवाज जो है वो बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत ज्यादा होती है। प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसीलिए प्रकाश जो है वह पहले हम तक पहुंच जाता है, जबकि ध्वनि जो है वह उसके पीछे पीछे आती है और इसीलिए हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और बाद में उसकी आवाज सुनाई देती है। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? हम जानते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि वहां पर निर्वात है और चूंकि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है इसीलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। तो ये थे बच्चों ध्वनि पाठ के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के प्रश्नों के उत्तर के साथ। धन्यवाद।